नमस्कार एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 5 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर चलिए फिर स्टार्ट। इस चैप्टर के सबसे पहले हम जानने वाले हैं अति लघु उत्तरीय। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। तो दिव्यांग जो शब्द है वो एक प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने नाम दिया है दिव्यांग। जो अपाहिज, शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है दिव्यांग शब्द। ठीक है, तो दिव्यांग से समझ जाइए आप कि जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग हो, उसे अपाहिज या विकलांग पुकारने के बदले सम्मान पूर्वक दिव्यांग कहा जाता है। ठीक है, तो एक सम्मान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दिव्यांग का मतलब होता है शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अपाहिज व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है। अथवा करके एक और प्रश्न है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी आ सकता है ये अपवर्जन। तो अपवर्जन का ही मतलब भी होता है बहिष्कार। इससे कई स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आंसर नहीं लिख कर आते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब देखिए, ऐसा तौर तरीका जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। मतलब कि व्यक्ति को सामाजिक रूप से एक जैसे सम्मान मिलता है उस प्रकार से नहीं दिया जाता। जैसे कि उदाहरण के लिए छुआछूत की भावना होती है। ठीक है, नीची जात ऊंची जात होता है, तो इस प्रकार से बहिष्कार किया जाता है व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो पहला है भावात्मक हीनता, दूसरा है आवश्यक सुविधा से दूरी, तीसरा है सामाजिक बहिष्कार, चौथा है अधिकारों का उपयोग ना कर पाना आदि। ये दिव्यांग की समस्याएं हो गई। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं बताइए। पहला तो है अस्पृश्यता की समस्या, जो मैंने आपको अभी बताया था, छुआछूत, उसी को बोलते हैं अस्पृश्यता की समस्या। और दूसरा है निर्धनता की समस्या, तीसरा है अशिक्षा की समस्या, चौथा है ऋण ग्रस्तता की समस्या यानी कि कर वगैरह, और पांचवा है रहन सहन का निम्न स्तर। अगला है आवास की समस्या और शोषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। मतलब कि हमें 2 समस्याओं के बारे में बताना था, तो उसमें कई सारी समस्या हैं जिसे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जाति और वर्ग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है, जबकि किसी व्यक्ति का वर्ग उसकी सामाजिक स्थिति से निर्धारित होता है। तो ये समझ लिए जाति और वर्ग क्या होता है। जाति जो है आपको उस जन्मजात से मिलती है, और वर्ग जो है आपको प्राप्त करना होता है। वर्ग में वो व्यक्ति आ जाते हैं जो कार्य के रूप में या फिर किसी कार्य के रूप में हो सकता है, या फिर जो अपना वर्ग है वो स्वयं बना लेता है। ठीक है, कार्य करने के लिए। तो कार्य में जैसे कि डॉक्टर हुआ, तो डॉक्टर के सदस्य का एक जो है वर्ग हो जाएगा, डॉक्टर का समूह एक क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अध्यापकों का समूह क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अध्यापकों से ही संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। जाति की सदस्यता प्रदत्त, जबकि वर्ग की अर्जित। जाति में पेशे निश्चित होते हैं, जबकि वर्ग में नहीं होते। वर्ग से आप क्या समझते हैं, जिस वर्ग के अनुसार एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा श्रेणी होता है, जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूह के साथ उसके संबंधों का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया। अगला प्रश्न है, जातिगत पूर्वाग्रह को स्पष्ट कीजिए, अथवा जाति पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जाति पूर्वाग्रह होता क्या है, एक जाति के सदस्य तथा एक जाति के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। मतलब कहने का अर्थ है, एक जाति अपने से दूसरी जाति को तुच्छ या गिरा हुआ समझती है, उसी को हम बोलते हैं जाति पूर्वाग्रह।
अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहली विशेषता, एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। दूसरा, जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है। तीसरा, प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है। चौथा, प्रत्येक जाति की एक सामान्य भाषा होती है। अगला प्रश्न, ठीक है, तो भूमि संघर्ष से आप क्या समझते हैं? भूमि संघर्ष तब होता है जब किसी व्यक्ति अपने उसके कार्य या स्थिति से संबंधित असंगत मांग रखी जाती है। जब एक भूमि का आवश्यकता का अनुपालन दूसरे के अनुपालन को कठिन बना सकता है तो इसका परिणाम भूमि का संघर्ष कहलाता है। मतलब भूमि के लिए, जैसे कि किसी की ज़मीन है, निजी ज़मीन नहीं, केवल एक व्यक्ति की ज़मीन है। अब दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करना चाहता है तो उस व्यक्ति जिसकी ज़मीन है उसको संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। तो जो ब्रह्म समाज है 1828 में की गई थी और राजा राममोहन राय ने समाज को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति की किन 3 विशेषताएं बताइए। तो पहला तो है, यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। इसमें साक्षरता का स्तर अत्यंत निम्न है। इनका सामाजिक स्तर परंपरागत मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक विषमता का अर्थ है किसी भी सजातीय समाज में सामाजिक स्थिति, अधिकारों और अवसरों में अंतर, मुख्य रूप से पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों, आय, धन, राजनीति प्रभाव, आचरण, शिक्षा, नैतिकता आदि पर आधारित मतभेदों के कारण होता है। तो सामाजिक विषमता का मतलब ये होता है कि धन से या रीति रिवाज से या संस्कृति से, मतलब इन सारी चीज़ों से जो व्यक्ति है एक दूसरे से अलग होता है। तो जैसे कोई धनी व्यक्ति हो गया, कोई निर्धन व्यक्ति हो गया, तो इन दोनों में ये मतभेद हो गया ना पैसों को लेकर, तो ये कहलाता है सामाजिक विषमता, जिसमें समाज में तो एक व्यक्ति धनी है लेकिन दूसरा व्यक्ति निर्धन है। अगला देखिए, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो ये अभी आया था बोर्ड में पेपर में, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है जब एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या धर्म के लोगों के विरुद्ध हो जाते हैं, वे स्वयं दूसरों को से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो ये कहलाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिव्यांगों से आप क्या समझते? देखिए वही प्रश्न फिर आ गया, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, आप देख लीजिए इसमें। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर दिया गया है कि दिव्यांग जो शब्द है उनके द्वारा लिया गया है। देखिए आगे है, जनजाति से आप क्या समझते हैं? तो जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। अगला है, जातिगत पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। देखिए वही फिर आ गया प्रश्न, तो अभी मैंने आपको बताया था वो आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। तो अधिकांश दिव्यांग गरीब परिवार से संबंधित होते हैं, जिसके कारण उनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति कर पाना भी चुनौतीपूर्ण होता है। सामाजिक रवैये के कारण उन्हें कई प्रकार उपेक्षा, उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका संघर्ष हो गया है, क्योंकि जब विकलांग व्यक्ति होता है तो वह कार्य करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं मानता है या वो किसी कार्य को कर नहीं पाता है। ठीक है, तो जिससे वह अपनी सामाजिक जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो फिर से वही प्रश्न आ गया, इसको आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें समझना होगा सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। तो सामाजिक बहिष्कार वह होता है जो व्यक्ति अपने सामाजिक स्थिति में उसको घुलने मिलने की क्या ना हो, अनुमति ना हो या मतभेद किया जाए, तो वह कहलाता है बहिष्कार।
जैसे कि यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, सामाजिक बहिष्कार वे तरीके होते हैं जिनमें लोगों को जीवन की आवश्यकताओं से बाहर रखा जाता है। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं सामाजिक बहिष्कार के बारे में, तो जो परिभाषा आपको सिंपल लगे वो आप याद कर लें। अब हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय, तो एक एक करके मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ प्रश्नों को। जैसे कि पहला प्रश्न है, सामाजिक विषमता क्या है। दूसरा है, सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तीसरा है, जाति पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। चौथा है, रूढ़िवादिता क्या है। पांचवा है, भारतीय जनजातियों में विवाह के भिन्न भिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। छठवां है, अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं। तो 6 तक मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, तो अब मैं आपको 6 के क्वेश्चन आंसर आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो समझिए, इसमें पहला है विषमता वाला। तो किसी समाज में लोगों के जीवन स्तर और जीवन शैली में अंतर होना सामाजिक विषमता कहलाता है। यह समाज के भीतर लोगों के बीच असमानता को दर्शाता है। सामाजिक विषमता के कुछ कारण हैं, जैसे संपत्ति, श्रम विभाजन, वर्ग, जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एक संपत्तिहीन व्यक्ति और एक धनवान व्यक्ति की सामाजिक जीवन शैली में अंतर होता है। आप देखते होंगे समाज में कि जो एक अमीर व्यक्ति होता है वह सुख सुविधा आसानी से पा लेता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वह नहीं पा पाता है। जाति के आधार पर समुदायों का विभाजन, अलग अलग धर्मों की जीवन शैली। सामाजिक विषमता को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं ने भी सामाजिक विषमताओं के खिलाफ जन जागृति लाने के लिए काम किया। दूसरा प्रश्न, सामाजिक बहिष्कार। तो सामाजिक बहिष्कार का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह को समाज के हंसिए कह सकते हैं समाज में घुलने मिलने का जो परिभाषा मैंने आपको 2 बताई हैं, 3 बताई हैं, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो सामाजिक बहिष्कार का मतलब बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित व्यक्ति या समूह को अन्य लोगों के मामले कम अवसर मिलते हैं। सामाजिक बहिष्कार के बारे में ज़्यादा जानकारी। तो देखिए, सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित व्यक्ति या समूह को समाज में घुलने मिलने से रोका जाता है। तो आपकी परिभाषा यही हो गई, ठीक है, यही हो गई आपकी परिभाषा, ये लिखोगे आप पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसमें विशेषता बता देना है सामाजिक बहिष्कार की। तो सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित व्यक्ति या समूह को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में शामिल होने से रोका जाता है। सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित व्यक्ति या समूह को उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वंचित रखा जाता है जिनका अन्य लोग आनंद लेते हैं। सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित व्यक्ति या समूह को सामाजिक एकीकरण और मानव अधिकारों से वंचित रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित व्यक्ति या समूह को समाज के हाशिए पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, सामाजिक बहिष्कार हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, जाति पूर्वाग्रह। तो किसी व्यक्ति या समूह के प्रति जाति के आधार पर नकारात्मक भाव रखना, उसके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करना जाति पूर्वाग्रह कहलाता है। यह एक तरह की पूर्व धारणा है जो किसी समुदाय के प्रति गलत धारणा पैदा करती है। जाति पूर्वाग्रह की वजह से निचली जातियों के लोगों के साथ अनुचित व्यवहार होता है और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इसके कुछ पॉइंट हैं जिससे आप लिख सकते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय है तो इसमें हमें ज़्यादा लिखना होता है। तो जाति पूर्वाग्रह की वजह से किसी समुदाय के प्रति नकारात्मकता पैदा हो जाती है। जाति पूर्वाग्रह की वजह से उसी समुदायों को अलग अलग माना जाता है। जाति पूर्वाग्रह की वजह से उन लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। जाति पूर्वाग्रह की वजह से उन्हें सीमित अवसर मिलते हैं। जाति पूर्वाग्रह की वजह से बैरभाव पैदा हो जाता है। जाति पूर्वाग्रह की वजह से जातीय दंगे हो जाते हैं। कई सारे नकारात्मक चीज़ें होती हैं समाज में। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता क्या है। यही प्रश्न था, तो उसका आंसर ये रहा। रूढ़िवादिता एक विचारधारा है जिसके तहत पारंपरिक मान्यताओं को तार्किकता या वैज्ञानिकता की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रूढ़िवादिता सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का एक समूह है। रूढ़िवादिता से जुड़े कुछ उदाहरण, जैसे कि ये रहा। रूढ़िवाद में नए और बिना आजमाए गए विचारों और संस्थाओं को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए गए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने पर जोर दिया जाता है। तो रूढ़िवादिता का शब्द का मतलब समझिए, पुराने विचारधारा जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ठीक है, तो वह कहलाता है। अगला पॉइंट है,
रूढ़िवादिता किसी समूह के सभी लोगों के बारे में एक ही विशेषता बताने की धारणा है। रूढ़िवादिता नस्ल, जाति, लिंग, कामुकता या शारीरिक प्रवृत्तियों पर आधारित हो सकती है। रूढ़िवादिता से जुड़े व्यवहारों को खत्म करना किसी भी समाज के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। रूढ़िवादिता से जुड़े व्यवहारों को खत्म करने की शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए। अगले प्रश्न का ये रहा इसमें उत्तर। भारतीय जनजातियों में विवाह के कई तरीके प्रचलित हैं, इनमें से कुछ तरीके ये रहे। पहला है एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, गुरावर विवाह, कुकी जनजाति का विवाह, नागाओं में कब्जा द्वारा विवाह। मतलब कि शुरुआत में आपको 2-3 बता देना है, जैसे कि एक विवाह हुआ, बहुविवाह हुआ, बहुपत्नी विवाह हुआ, ये आपको बता देना है। मुसलमान में आपको देखने को मिल जाता है कई सारी पत्नियों से शादी कर लेता है एक व्यक्ति, और बहुविवाह में मतलब 2 पत्नी रखता है एक व्यक्ति, और बहुविवाह में बहुत ज़्यादा पत्नी रख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। उसके बाद आगे इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि जनजातीय समाजों में विवाह के लिए कुछ नियम और परंपराएं होती हैं। इन नियमों का पालन करके ही लोग जीवन साथी चुनते हैं। ठीक है, तो आप लघु में जब उतना लिखोगे तो आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, डिटेल में तो इतना ही काफ़ी रहेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न था हमारा अस्पृश्यता का मतलब। तो ये रहा उसका आंसर। जाति, व्यवसाय या किसी और वजह से किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव करना यह एक सामाजिक बुराई है। अस्पृश्यता के कारण लोग को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इससे कुछ जुड़ी बातें हैं या विशेषताएं कह सकते हैं। अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 बनाया गया। दूसरा है पॉइंट, अस्पृश्यता के कारण किसी को कोई सेवा या माल देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, अस्पृश्यता के कारण किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता। अगला है, अस्पृश्यता से जुड़े अपराधों को दंडनीय माना गया है। और अगला पॉइंट है, अस्पृश्यता के कारण किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों में जाने से रोका नहीं जा सकता। अगला है, अस्पृश्यता के कारण किसी व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। 6 तक मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, फिर मैं आपको उसके भी उत्तर बताता हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है। जाति एक विविधात्मक व्यवस्था किस प्रकार से है? और अगला है, राजा राममोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? अगला है, आप M.G. रानाडे के जातिगत सुधार आंदोलन के विषय में क्या जानते हैं? और अगला है, सर सैयद अहमद खान के सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर उसके बाद प्रश्न है, स्त्रियों की समानता के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के घोषणा पत्र की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भारत में लैंगिक असमानता पर चर्चा कीजिए। ये रहा उत्तर 7 का। जाति व्यवस्था एक विवेदात्मक व्यवस्था है क्योंकि यह लोगों को जन्म से ही एक विशेष सामाजिक स्थिति में बांध देती है। इस व्यवस्था में लोगों के बीच गैर बराबरी पैदा होती है। जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, जैसे कि जाति व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। अगला, जाति व्यवस्था में लोगों को जन्म से ही एक विशेष सामाजिक स्थिति मिल जाती है। अगला, जाति व्यवस्था में लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। अगला, जाति व्यवस्था में लोगों को अपना पेशा नहीं बदलना पड़ता। अगला, जाति व्यवस्था में अंतर्विवाही विवाह पर जोर दिया जाता है। अगला, जाति व्यवस्था में लोगों को कुछ नियंत्रण के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अगला प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो राजा राममोहन राय ने समाज सुधार के लिए कई काम किए। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने कई समाज में सुधार आंदोलन से जुड़ी
कुछ बातें हैं, जैसे कि उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की थी, अति लघु में हमने जाना इसका। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगला, उन्होंने महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम किए। उन्होंने कलकत्ता का हिंदू कॉलेज, एंग्लो हिंदू स्कूल और वेदांत कॉलेज खोलने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आत्मीय सभा और यूनिटेरियन समुदाय की स्थापना की। उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगनीज, संवाद, कौमुदी, मीरात उल अखबार और बगदूद जैसे पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। तो उन्होंने कई सारी अपनी भूमिका निभाई है समाज को सुधारने के लिए। ठीक है, जो हमने पॉइंटों के माध्यम से जाना। अब हम जानते हैं महादेव गोविंद रानाडे ने जातिगत सुधार के लिए कई काम किए। ठीक है, ये हमने प्रश्न जाना था। तो इनका जो पूरा नाम था महादेव गोविंद रानाडे। तो इन्होंने क्या क्या किया था वो हम जानने वाले हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए काम किया। वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे ये। तो M.G. रानाडे के जातिगत सुधार आंदोलन से जुड़ी कुछ खास बातें। उन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस आंदोलन की स्थापना की थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। इन्होंने महाराष्ट्र में अंधविश्वास और हानिकारक रूढ़ियों का विरोध किया। उन्होंने सामाजिक सम्मेलन आंदोलन के जरिए बाल विवाह, विधवा मुंडन और शादियों की भारी लागत का विरोध किया। उन्होंने विदेश यात्रा पर जातिगत प्रतिबंधों का विरोध किया। उन्होंने दलित वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए काम किया। तो इन्होंने भी कई सारे काम किए समाज को सुधारने के लिए। ठीक है, अब जो अपना अगला प्रश्न था सर सहमत का, इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। तो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय में सामाजिक सुधार लाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मकसद मुस्लिम समुदाय में सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक सुधार करना था। अलीगढ़ आंदोलन की खासियतें, जैसे कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। तो इस आंदोलन में आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, विधवा विवाह, गुलामी, तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों पर ध्यान दिया गया। इस आंदोलन में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन में एकता को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये इनके अनुसार सुधार था, मतलब समाज में। फिर हमने अगला प्रश्न जाना था भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव। ठीक है, तो पहला तो अब आप जो लिखोगे वो आप कैसे लिखोगे, भारत में लैंगिक असमानता के कई विशेषताएं हैं। ठीक है, या प्रभाव भी कह सकते हैं। तो इसमें हम पॉइंटों में माध्यम से जानेंगे इस प्रश्न को। तो पहला है स्वास्थ्य असमानता। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा और पोषण में पुरुषों की तुलना में कम सुविधाएं मिलती हैं। जन्म असमानता, लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगला, रोजगार असमानता, महिलाओं को रोजगार और पदोन्नति में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगला, स्वामित्व असमानता, संपत्ति के स्वामित्व में पुरुषों का दबदबा है। अगला, विशेष अवसर असमानता, महिलाओं को बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा और काम के अवसरों तक पहुंच में कमी है। अगला, सामाजिक असमानता, महिलाओं को घरेलू कामों के लिए ही अनुकूल माना जाता है। अगला, राजनीतिक असमानता, महिलाओं को राजनीतिक दलों में टिकट नहीं मिलते और ना ही उन्हें प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाता है। अगला, मनोरंजन असमानता, अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं मिलते और उन्हें कम वेतन मिलता, मतलब कि पैसे कम मिलते। अगला, खेल असमानता, महिलाएं खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों की तुलना में कम पुरस्कार मिलते हैं। आगे के प्रश्न हैं हमारे, जैसे कि 14वां प्रश्न है विकलांगों, जिसको हम बोल सकते हैं दिव्यांग, की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। 15वां है सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनको हमने जाना अति लघु में, ठीक है, और लघु में भी जाना। तो शुरुआत में ही
काफ़ी बार आ चुका है, जैसे सामाजिक बहिष्कार हुआ, जनजाति, और भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याएं, जो हमने अभी जाना था किसमें, भारत में लैंगिक असमानता, उसमें जाना था महिलाओं के बारे में। वही इसका 17वां है, सेम हो जाएगा। तो जो इसमें सेम है क्वेश्चन, उसको मैं आपको छुड़वा देता हूँ, मतलब कि क्योंकि अब दोबारा आप रिपीट करेंगे फिर क्या फ़ायदा। तो उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो नए हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है विकलांग वाला, और इसमें भारत में पिछड़े वर्गों की समस्या, जनजातीय कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना, सामाजिक असमानता के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख, भारत में जनजातीय का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, जनजातीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए, और जाति और वर्ग में अंतर, जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इसको मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। विकलांग लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई नीतियाँ बनाई। हालांकि विकलांगता दानदाताओं को मानना है कि ये नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। विकलांग लोगों की समस्या के बारे में ज़्यादा जानकारी, जैसे कि पहला, विकलांग लोगों को सामाजिक अलगाव और कलंक का सामना करना पड़ता है। विकलांग लोगों के प्रति भेदभाव और पूर्वाग्रह कार्यस्थल, शिक्षा और सामाजिक परिवेश में देखने को मिलता है। विकलांग लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, सहायता और उपकरणों तथा तक सस्ती पहुंच नहीं मिल पाती। अगला, सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और इमारतों तक पहुंच विकलांग लोगों के लिए मुश्किल होती है। विकलांग लोगों को गैर औपचारिक शिक्षा की जरूरत होती है। ये हो गया। अगला प्रश्न था पिछड़े वर्गों के बारे में। तो भारत में पिछड़े वर्गों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याएं शामिल हैं। पहला तो समस्या है, पिछड़े वर्गों को समाज में अपमान और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पिछड़े वर्गों के लोगों को भूस्वामियों और साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है, मतलब कि कर, टैक्स। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अब देखिए आर्थिक समस्याएं। पिछड़े वर्गों में गरीबी का स्तर ज़्यादा होता है। पिछड़े वर्गों के लोग आर्थिक रूप से कम विकसित होते हैं। अब देखिए शैक्षिक समस्याएं। पिछड़े वर्गों में लोगों में शिक्षा की कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछड़े वर्गों के लोगों में स्तरीय शिक्षा का स्तर कम होता है। ये अपना प्रश्न कंप्लीट होता है। अब फिर अपना प्रश्न आ जाता है अनुसूचित जाति के बारे में, ठीक है, जो हमने जाना था। तो अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता योजना, जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के लिए शुरू की गई अनुदान सहायता योजना ST के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है जनजाति से संबंधित, ठीक है। तो जनजाति के बारे में, जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में था या जो आज भी राज्य के बाहर रहता है। जनजाति के सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और उनकी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और भाषा होती है। जनजाति के सदस्य आमतौर पर अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के प्रति बेहद वफादार होते हैं। मतलब ये अपनी एक प्रकार से जनजाति की विशेषताएं भी कह सकते हैं या जनजाति की परिभाषा भी। जनजाति के बारे में कुछ खास बातें यानी विशेषताएं ये रही। अब जनजाति के सदस्य एक ही भाषा बोलते हैं। जनजाति के सदस्य अक्सर बहुत धार्मिक होते हैं। जनजाति के सदस्य प्रकृति पूजक होते हैं। जनजाति के सदस्य अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। ठीक है, अगला है जनजाति के सदस्यों में एक ऐसे समूह से संबंधित होने की भावना होती है जिसका अस्तित्व मूल्यवान होता है। जनजाति के सदस्य पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद आता है सामाजिक असमानता वाला प्रश्न। तो इसमें जो असमानता है वो तो पहला है आर्थिक असमानता होती है, लिंग आधारित असमानता होती है, जाति आधारित असमानता होती है, शिक्षा की कमी। तो ये सारे कारण होते हैं सामाजिक असमानता के। तो इसकी जो कुछ कारण हैं जैसे कि रूढ़िवादी सोच यानी पुराने रीति रिवाज, दूसरा वर्ग प्रणाली, तीसरा कानून और राजनीतिक असमानता,
अगला आयु, मूल, विकलांगता यानी विकलांग व्यक्ति, यौन अभिविन्यास, धर्म, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियाँ, तकनीकी नवाचारों तक पहुँच की कमी। असमानता का मतलब किसी देश में आय, धन, संपत्ति या संसाधनों का असमान वितरण। असमानता को मापने के लिए आय असमानता, स्वास्थ्य असमानता और नस्लीय असमानता जैसे पैमाने। तो ये अपना हो गया है असमानता का प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में जनजातियों का वर्गीकरण। ठीक है, यही प्रश्न था ऐसे कुछ, तो उसका उत्तर ये रहा। भारत में जनजातियों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। इसमें कुछ आधार ये रहे: भाषा, क्षेत्र, पारिस्थितिकी, आवास, भौतिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, आजीविका के साधन। जनजातियों को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ आधार ये हैं: भाषा के आधार पर वर्गीकरण, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण, आजीविका के आधार पर वर्गीकरण। इसकी कुछ विशेषताएं हैं या उदाहरण हैं। ठीक है, उदाहरण ही है ये। तो भाषा के आधार पर वर्गीकरण जैसे कि इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बत वर्मन और ऑस्ट्रिक। क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण दक्षिण क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, द्वीप समूह क्षेत्र। मतलब इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है देश के अलग अलग स्थानों को, क्षेत्र को। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मंगलोलाइट, निग्रिटो, द्रविड़ और आर्य। आजीविका के आधार पर वर्गीकरण मछुआरे, खेतीहर, शूम की खेती। ठीक है, तो ये वर्गीकरण है। अब फिर आता है जनजातीय समुदाय की समस्या। तो इसमें था इस सामाजिक समस्या जैसे धार्मिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल हैं। जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली कुछ समस्याएं ये रहीं, जैसे कि भूमि से अलग होना, अशिक्षा, बंधक मजदूरी, बेरोजगारी, निर्धनता, ऋणग्रस्तता, नशे की लत, प्राकृतिक आपदाएं, सांस्कृतिक अलगाव, कुपोषण। फिर आपको उसी के आगे लिखना है जनजातीय समुदाय के लिए समाधान के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। स्कूलों में व्यवसाय शिक्षा देना, आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक और दवाइयों का प्रावधान करना, पौष्टिक आहार और विटामिन की गोलियां उपलब्ध कराना, आदिम ललित कलाओं की रक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। अगला जनजातीय समुदायों के लिए मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में आयोजित करना। तो इससे काफ़ी सारी सॉल्व हो जाएगा जनजाति की समस्या है। अब देखिए अगला प्रश्न हमने जाना था जाति और वर्ग में अंतर। तो आपको पता ही है जाति जन्म से तय होती है, जबकि वर्ग सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। जाति व्यवस्था धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती है, जबकि वर्ग व्यवस्था धर्म निरपेक्ष होती है। जाति व्यवस्था में जातियों के बीच की खाई ज़्यादा होती है, जबकि वर्ग में व्यवस्था में वर्गों के बीच की खाई कम होती है। जाति व्यवस्था में भागीदारी वंशानुगत होती है, जबकि वर्ग व्यवस्था में भागीदारी उपलब्धि पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था में जातियों के बीच आवाजाही प्रतिबंधित होती है, जबकि वर्ग व्यवस्था में वर्गों के बीच आवाजाही ज़्यादा होती है। अब अगला प्रश्न हमने जाना था जाति की प्रमुख विशेषताएं, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो ये रही इसकी प्रमुख विशेषताएं। जाति व्यवस्था में जन्म से ही व्यक्ति को एक खास सामाजिक स्थिति में मिल जाती है। जाति व्यवस्था में हर व्यक्ति के लोग अपने अपने खास व्यवसाय से जुड़े होते हैं। जाति व्यवस्था में हर व्यक्ति के लोग अपने अपने खास धार्मिक कृत्य और संस्कार से करते हैं। जाति व्यवस्था में हर व्यक्ति के लोग अपने अपने खास रीति रिवाजों का पालन करते हैं। जाति व्यवस्था में हर जाति के लोग अपने अपने खास मूल्यों और मानदंडों का पालन करते हैं। जाति व्यवस्था में हर व्यक्ति के लोग अपने अपने खास जीवन साथी चुनते हैं। जाति व्यवस्था में हर व्यक्ति के लोग अपने अपने खास खान पान करते हैं। और जाति व्यवस्था में हर जाति के लोग अपने अपने खास अनुष्ठान करते हैं और उनका अपना खास व्यवहार होता है। जाति व्यवस्था में हर व्यक्ति के लोग अपने अपने खास व्यवसाय के ज्ञान और कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, मतलब कि सिखाते हैं। ठीक है, बेटे ने बाप से सीखा और फिर बाप ने अपने दादाजी से, तो इस प्रकार से सीखते जाते हैं। इसी के साथ ये हमारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं लघु उत्तरीय। और दीर्घ की बात आती है तो दीर्घ भी आप लिख सकते हैं, कैसे? लघु से ही बनकर आ जाते हैं दीर्घ। ठीक है, तो आपको अपने मन से बनाकर करना है, जैसे कि आप कोई शब्द का मतलब समझ जाते हैं। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे सामाजिक विषमता। अब इसका आप अर्थ समझ चुके हैं, तो आप अपने मन से इसकी कई सारी पॉइंट, हेडिंग, कई सारा एक टॉपिक अच्छे से लिख सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में।